नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आपका 18 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग की जो आवेदन प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है, लेकिन एक परिवर्तन के साथ। तो वह परिवर्तन क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और संपूर्ण वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार का जो आप लोग का प्रवेश परीक्षा है वह आपका महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो कि बरेली में है वह करवा रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर भी मिलेगी। फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपकी शैक्षिक अर्हता है कि नहीं, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो आप लोग की यहाँ पे प्रवेश परीक्षा के लिए शैक्षिक अर्हता रखी गई है उसमें आपकी या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग यानी कि जो आप लोग कॉमर्स है में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं जिसको हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको लगभग यहाँ पे 50%, लगभग नहीं पूरे 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, ये आपका एक बात हुई। और दूसरी बात, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और अगर आप पीजी में 50% प्राप्त कर लिए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वही अगर बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की तो उसके लिए कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं रखा गया है। आप यहाँ पे केवल और केवल पास हैं, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन आप अगर पास हैं एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य होते हैं। क्लियर की बात। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या यहाँ पर आप लोगों को छूट भी मिलेगी। तो सिंपल सी बात आप लोग को है। और एक बार यहाँ पे कई बार कमेंट आता है कि सर अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो भर सकते हैं इस फॉर्म को। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो 2022 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि 2022 में वे लोग होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं और वे इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया का पूर्व अपना न्यूनतम अर्हता घोषित करना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जब काउंसलिंग होगी तो उस काउंसलिंग के पहले आप लोग का जो रिजल्ट है वह रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तब ये आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा जो अपेयरिंग में है। इसके अलावा अगर आप बीई या फिर बीटेक, ठीक है, बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और आप बीटेक किए हुए हैं, तब आपको 50% नहीं बल्कि कितने परसेंट होने चाहिए, आपके लगभग 55% होने चाहिए अगर आप ओबीसी और जनरल के हैं। अगर आप बीई बीटेक किए हुए हैं और अगर एससी एसटी से हैं तो आप केवल और केवल यहाँ पे पास होने चाहिए उसके लिए। अब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जो आप लोग का टाइम टेबल है वो कुछ इस प्रकार से कि जो आपका विज्ञापन की तिथि है वह 15/4/2022 यानी कि 15 अप्रैल को यह इसका विज्ञापन जारी हो गया। पहला काम इसने ये कह दिया। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रवेश जो प्रारंभ हो रही है, यानी कि आप लोग आवेदन कब से कर सकते हैं कि सोमवार से, यानी कि आज से आप लोग आवेदन करना शुरू करते हैं, यानी 18 अप्रैल से आवेदन होगा। और बिना विलंब शुल्क के यानी बिना लेट फीस के आप लोग ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वह 15 मई रखी गई है। ठीक है, 15 मई आप लोग की लास्ट डेट है। 15 मई के पहले आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिए। अगर आप बाय चांस 15 मई तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपको फिर टाइम दिया जाता है कि 16 मई से लेकर के 20 मई तक, लेकिन इसमें आपका लेट फीस लगेगा। ठीक है, लेट फीस मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि लेट फीस कितना लगेगा। उसके बाद आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोग 25 जून को आप लोग यहां डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि 25/6/2022 को आप लोग अपना जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो एग्जाम की डेट रखी गई है वह 6 जुलाई रखी गई है। ठीक है, कितने रखी गई है, 6 जुलाई। और प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है वह 1 महीने के बाद आप लोग का जारी किया जाएगा, 1 मंथ के बाद। और वो भी किस डेट को, तो 5/8/2022 को, यानी कि 5 अगस्त को आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो आप लोग की फी रखी गई है, यानी कि 18 अप्रैल यानी आज से लेकर के 15 मई तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप लोग को, अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपको जो कह सकते हैं कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए फीस देना पड़ेगा वह 1000 रुपये फी पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर एससी और एसटी जाति से आप हैं, कास्ट से हैं, तो आपको 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये रखा गया है। ठीक है, यानी अदर स्टेट के हैं आप तो 1000 रुपये। इसमें आप लोग चाहेंगे कि ईडब्ल्यूएस का जिक्र नहीं किया गया है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं आप तो भी आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी किस में आते हैं, आपके जनरल कैटेगरी में आते हैं, बस उनको क्या होता है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में रखा गया है। ठीक है, इसलिए आपका ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस जो है उनको भी 1000 पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर लेट फीस से आप जमा करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, तो 16 मई से लेकर के 20 मई तक आप फॉर्म भरते हैं, तो लेट फीस के साथ जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1600 रुपये और वहीं पे एससी एसटी कैटेगरी के लिए 800 रुपये और अन्य कैटेगरी यानी कि जो अदर स्टेट के हैं उनको 1600 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा।
और इसके साथ आपको बताना चाहेंगे जो आवेदन आप लोग करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वो 3 स्टेप में आप लोग कंप्लीट होगा। पहला स्टेप होगा जो कि ऑनलाइन आप लोग का पंजीकरण करेंगे, ठीक है, पंजीकरण करेंगे। उसके बाद जब आप लोग रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आवेदन को आपको कंप्लीट भरना पड़ेगा, और कंप्लीट जब आप लोग भर लेंगे तो उसके बाद आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फी पेमेंट आपको तीसरे स्टेप में करना है। 2 स्टेप आपको पहले कंप्लीट कर लीजिए। फी पेमेंट अगर बाई चांस पैसे नहीं होता है तो 1-2 दिन आप लोग लेट कर सकते हैं फी पेमेंट के लिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट में कि आप लोग के डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग का जो नाम होना चाहिए वो नाम किस आधार पर होना चाहिए, हाई स्कूल के आधार पर होना चाहिए। हाई स्कूल में जो नाम होगा वही नाम आपको भरना है। भले आप जैसे बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट गर्ल्स हैं जो कि मैरिड हो चुके हैं तो उनका नाम बदल गया है। जैसे मान लेते हैं कोई सरिता पटेल है तो सरिता पटेल क्या हो गई हैं कि सरिता देवी हो गई हैं, तो सरिता देवी नहीं रखना है बल्कि आपको सरिता पटेल ही रखना है जो कि आपका हाई स्कूल का नेम होगा, ठीक है। तो वही आपको अपना हाई स्कूल का नेम भरना है। इसके बाद आप लोग को जो आपका हाई स्कूल में पिताजी का नाम होगा वही आपको पिताजी का नाम इसमें भी भरना पड़ेगा। और ठीक सेम चीज यहाँ पे माता का नाम भी करना पड़ेगा, यानी हाई स्कूल जो 10th का आपको मार्कशीट है उसी के आधार पर आप लोग का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें आपको हाई स्कूल के बेस पर भरना है। अब बात करते हैं ईमेल आईडी की। मैंने ईमेल आईडी कई बार बोला हुआ कि ईमेल आईडी आप लोग का चालू अवस्था में होना चाहिए और वही ईमेल आईडी आप लगाइएगा जो आपका स्वयं का हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे साइबर कैफे में जाएंगे तो साइबर कैफे क्या करता है कि अपना यहाँ पर ईमेल आईडी लगा देता है। तो आपको साइबर कैफे को बोलना है कि सर मेरा ईमेल आईडी लगाइए ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो हमेशा अपना ईमेल आईडी लगाइएगा जो आपके मोबाइल में चल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको जो लगाना है वह आपका मोबाइल नंबर किससे लिंक होना चाहिए, आधार से लिंक जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, अन्यथा आपका स्कॉलरशिप आने में बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके बाद बात करें कि जो राष्ट्रीयता ने नेशनलिटी है, मतलब कि जो आपकी नेशनलिटी है राष्ट्रीयता, वह आपका इंडियन होना चाहिए। अगर आप युगांडा के हैं, अमेरिका के हैं, कैरिबियाई देश के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। केवल और केवल आप इंडियन हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सर यहाँ बहुत सारे लोग फोन कर भी पूछ रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका वह लगेगा अगर आप यूपी के हैं तो, ठीक है। अगर यूपी के हैं तो आपके लिए यस रहेगा, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट के हैं, ठीक है, अदर स्टेट के हैं तब आपके लिए नो रहेगा। यानी अदर स्टेट के लिए जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र कहते हैं उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यूपी के हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। और अगर बात करें निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए तो आपका 1 अप्रैल 2019 के पहले का ना हो, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 के पहले का आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे 3 साल हो जाते हैं, ठीक है। जो आपका निवास आ जाती होता है ये 3 साल तक वैलिड होता है। तो आपका 2019 से लेकर 2022 तक कितना 3 साल हो जा रहा है ना, तो इसलिए आपका 3 साल ही वैलिड होना चाहिए। 1 अप्रैल 2019 के बाद का हो, उसके पहले का न बना हो। और उसके बाद बात करेंगे जो आप लोग की जाति है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सामान्य के हैं, ठीक है, तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र की जरूरत कोई भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपना जो जाति प्रमाण पत्र वो लगाना होगा। और जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2019 का होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और SC ST कैटेगरी के हैं तो भी आपको 1 जुलाई 2021 के बाद आपका आय प्रमाण पत्र जिसको हम लोग इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं वो भी अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहीं अदर स्टेट के हैं, ठीक है, अदर स्टेट के हैं, तब फिर आपको यहाँ पे न आय लगाने की जरूरत है न ही आपको जाति लगाने की कोई जरूरत है। क्लियर की बात है आप लोग को? तो सिंपल सी बात है कि जो अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होंगे उनको न आय देना है, ठीक है, न आय देना है, न जाति देना है और न ही आपको निवास देना है। आप केवल और केवल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, केवल आपको अपना फॉर्म भरना है। इन तीनों ही आपको फॉर्म की जरूरत, जो सर्टिफिकेट इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, यानी कि आपका डिफरेंशियल एबल्ड हैं, आप PWD से संबंधित हैं, तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, वही आप लोग का अनिवार्य होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस, ये मैं फीमेल के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, कि जो फीमेल कैंडिडेट मैरिड हो चुकी हैं वो ध्यान दीजिए इस बात को कि उनको अपने पिताजी का आय जाति निवास नहीं लगाना है, बल्कि अपने पति के यहाँ जहाँ वो रहती हैं ससुराल में वहाँ का आपको जाति लगाना है, ठीक है, वहीं का आपको आय भी लगाना होगा और वहीं का आपको निवास भी लगाना होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कई लड़कियों के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके पिता सरकारी में रहते हैं लेकिन उनके पति जो होते हैं वो बेरोजगार होते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो
उस समय आप लोग को फायदा होगा स्कॉलरशिप में कि आप लोग स्कॉलरशिप को फॉर्म भरेंगे तो अपना आय जाति निवास जो अपने पति के लगाएंगे तो फिर आप लोग का स्कॉलरशिप पे आने की संभावना 100% रहेगी। इसके बाद बात करते हैं कि जो पत्र व्यवहार का पता है यानी कि जो आपका एड्रेस है वह भी आपका वहीं का होना चाहिए जहां का आपका आय जाति निवास होगा। ये ध्यान दीजिएगा, वो भी पिन कोड के साथ आप लोग लगाइएगा क्योंकि पिन कोड बहुत जरूरी होता है। देखिए इस बार क्या हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे कि फोटो पहचान पत्र यानी कि फोटो पहचान पत्र आज हम लोग समझते हैं कि केवल आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड इसमें कहीं जिक्र ही नहीं किया है। इसमें बोला है कि अपना पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी या फिर कोई और भी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई अगर नहीं है यही आपको करना। अगर ये नहीं है तो फिर आप अदर पे क्लिक करके जो आपका आधार नंबर होगा उसको इंगित कर सकते हैं, यानी कि आधार आपके पास है तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आधार के साथ अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड को प्रेफरेंस दीजिएगा, आधार को प्रेफरेंस मत दीजिएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड से भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि आप लोग का जो फोटो और यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर है वो किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आप लोग नवीनतम रंगीन फोटो होना चाहिए, यानी कि आपका फ्रंट फेस आपका दोनों दिखाई देना चाहिए और इसके साथ आपका दोनों ही तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर है उनका आपको क्या करना है, कह सकते हैं मुहर लगाना है। ठीक है, मुहर मतलब आपका कहते हैं ना अंगूठा लगाना है, तो वही अंगूठा आपको लगाना है, लेकिन किसका अंगूठा का नहीं बल्कि आपका यहाँ पर इंडेक्स फिंगर का लगाना है। किसका? इंडेक्स फिंगर का लगाना आपको। ठीक है, इसके बाद आपका हस्ताक्षर होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको अपलोड करना ही आपका है। तो तीन चीजें आपको अपलोड करना है, फोटो और आपका हस्ताक्षर, उसके बाद आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंडेक्स फिंगर है उसको भी आपको अपलोड करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग को जो फोटो खिंचाना है वह सलमान खान स्टाइल में रंगीन चश्मा पहन कर नहीं खिंचाना है, बल्कि एक स्टूडेंट की तरह। अगर आपके पास अगर थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है तो आप सिंपल चश्मा पहनिएगा। ये नहीं कि सलमान खान की तरह हीरो बनने लगे और चश्मा पहन ले रंगीन वाला, तो ये आपका फोटो क्या हो जाएगा, अस्वीकार हो जाएगा उस समय। अब बात करते हैं यहाँ पे और जो आप लोग का शैक्षिक योग्यता है, इसमें आपको हाई स्कूल का अपना मार्कशीट भरना होगा, ट्वेल्थ का भरना होगा, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का भरना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन में 50% से कम आपके मार्क्स हैं तो आपने पीजी के जो आपके डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर कि विषय समूह यानी कि जो सब्जेक्ट स्ट्रीम है वो आप कौन सा चुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जिनका विषय ग्रेजुएशन में कुछ और होता है वो सब्जेक्ट स्ट्रीम कुछ और चुन लेते हैं। मान लेते हैं कोई यहाँ पर कॉमर्स से है, ठीक है, कॉमर्स से है और सब्जेक्ट स्ट्रीम आर्ट्स चुन लिया, तो फिर आपको आर्ट्स का पेपर ही देना पड़ेगा, फिर आप कॉमर्स का पेपर नहीं दे पाएंगे, तब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया था, उसी के आधार पर आप लोग का सब्जेक्ट स्ट्रीम चुना जाएगा। ठीक है, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो सब्जेक्ट स्ट्रीम पे मैं बना दूंगा कि आप लोग ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था, कि आप लोग यहाँ पे बीएड में अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो, और वरना कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं आप लोग की प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है उस पर आते हैं। ठीक है, कि जो प्रवेश परीक्षा का प्रारूप आपका है इसमें कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे और 1/3 नंबर आपके काटे जाएंगे। ठीक है, 1/3 नंबर आपको काटा जाएगा। अगर एक प्रश्न गलत तो 1/3 नंबर काटा जाएगा और एक प्रश्न सही है तो 2 अंक आप लोग को मिला जाएगा। ठीक है, यानी एक प्रश्न सही करने पर 2 नंबर मिलेंगे और एक प्रश्न गलत होने पर 1/3 जो भाग है वो काट लिया जाएगा आप लोग का। इसमें देखिए जो प्रवेश परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, वो 2 प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, खंड ए और खंड बी। खंड ए आपका जो होता है जीके होता है और खंड बी जो होता है आपका हिंदी और अंग्रेजी, इन दोनों में से कोई आपको एक चुनना होता है, जिनमें कि आपको कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 100 में से केवल और केवल आपको प्रश्न कितना करना है, 50 प्रश्न करना है, चाहे आप हिंदी करिए या फिर इंग्लिश करिए। ये नहीं कि दोनों ही आप हिंदी इंग्लिश दोनों कर दीजिए तो फिर आपका कोई भी जो आपका प्रश्न है वो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, और दोनों के लिए आपका जो समय मिलेगा वह 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोग का पेपर लगातार होगा। पहला पेपर और सेकंड पेपर मैं बताने वाला हूं कब यहाँ पे आप लोग का टाइम होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग बताना चाहेंगे कि खंड द्वितीय जो प्रश्न पत्र आप लोग का है इसमें भी 2 खंड होते हैं, खंड ए और खंड बी, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें आपका जो कह सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका, ये आपका रीजनिंग होता है और उसके साथ आपका मैथ होता है। ये दोनों सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, जिसमें कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 50 प्रश्नों के लिए आपके 100 अंक निर्धारित किए जाते हैं। और इसके लिए आप उसके साथ आपका जो सेकेंड आपका खंड है यानी सेक्शन बी जो आपका इसमें है, इसमें आपको कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि, ये 4 आपके सब्जेक्ट स्ट्रीम होते हैं। इन 4 में से आपको कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रीम चुनना होता है, जिसमें कि आपको 50 प्रश्न हल करना पड़ता है। लेकिन अगर चूंकि इसमें क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम 4 है तो इसमें कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये नहीं कि 200 प्रश्न आपको हल करना है, 200 नहीं हल करना है, बल्कि आपको कितना हल करना है, 50 प्रश्न हल करना है और भी अपने सब्जेक्ट स्ट्रीम का हल करना है। और उसके लिए भी 100 अंक निर्धारित किए गए, यानी कि 200 अंक यहाँ पे सेकेंड पेपर के लिए, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 400 यहाँ पे नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, कितने नंबर का, 400 नंबर का पेपर होगा। अगर आप 260 प्लस यहाँ पे लाते हैं तो आपका यहाँ पे सरकारी सीट लगभग कंफर्म होता है।
होता है और कुल जो घंटे होंगे यानी कि 6 घंटे का आपका पेपर होगा, संपूर्ण रूप से 6 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे आपको लंच करने को मिलेंगे, यानी कि 8 घंटा एक दिन पूरा आप लोग को अपना देना होगा यहाँ पर। इसके बाद बात करें तो आप लोग अपने शहर को भी चुन सकते हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि पूरे अपने घर पर आप लोग अपना पेपर दे सकते हैं। तो हमारे यूपी में कुल 75 जिले हैं, ठीक है। और 75 जिले में से कोई भी जिस भी जिले का आप हो, उसी जिले का आप लोग फॉर्म भरिएगा और वहीं पे अपना एग्जाम भी दीजिएगा, क्योंकि 75 जिला आप लोग को मौका दिया जाएगा इस बार कि 75 जिले आप लोग को भरना है फॉर्म, और उसमें से कोई भी एक आप लोग चुन सकते हैं। यहाँ पर पुनः मैं दोहराना चाहूंगा कि आप लोग की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट रखी गई है वह 6 जुलाई 2022 रखी गई है, वो भी बुधवार का दिन रखा गया है। और पहले पेपर के लिए आपको सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोग का एग्जाम होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे 7 बजे पहुँच जाना है, 7 से 8 बजे के बीच में आपको पहुँच जाना है, ताकि आप लोग का कोरोना वगैरह का जो टेस्ट है वह भी हो सके। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका है वह दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में होगा, यानी कि अगर आप सुबह जाते हैं 7 बजे तो आप अपने घर पहुंचेंगे कितने बजे, 6 बजे अपने घर पहुंचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर 1 और पेपर 2 का मैंने टाइम बता दिया। पहला पेपर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दोपहर तक होगा, फिर उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका पेपर होगा। इस प्रकार से उम्मीद है आप सभी को इस बार जो भी मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में आया हुआ है बुकलेट में, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप लोग जरूर आप कमेंट करके कमेंट यहाँ पे पूछिएगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को मेरी शुभकामनाएं है कि आप लोग इस बार महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा जो ये बीएड परीक्षा है इसमें आप लोग अपनी एक सरकारी जो सीट है वह जरूर आप लोग कंफर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।